हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी लाभदायक और महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, जो आज का आपका क्लास है वो आपके लिए सच में काफी महत्वपूर्ण है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इससे टॉपिक से जो मैं आपको बताऊंगा, इससे न जाने एग्जाम में कितने प्रश्न आते हैं और हमेशा आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वह है भारतीय संविधान से। यानी कि भारतीय संविधान से आपका टॉपिक है और जिस टॉपिक का नाम क्या है तो वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना कहने का अर्थ है, इसका एक और नाम है क्या, उद्देश्य का। यानी कि प्रस्तावना को हम उद्देश्य का भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रियम्बल। क्या दोस्तों, प्रियम्बल। प्रियम्बल, ठीक है। तो क्या क्या बोलते हैं इसको, प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल। तो यह जानते हैं हम कि प्रस्तावना होता क्या है। तो दोस्तों, यह एक संविधान का पहला जो पेज होता है, एक पेज की तरह, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, इस तरीका का प्रस्तावना होता है। इसमें लिखा होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न डॉट 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 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, मतलब ये सब चीज लिखा हुआ होता है। जब आप प्रस्तावना को देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि यह बतलाता है प्रस्तावना कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी कि कब अपनाया गया। आपसे एक प्रश्न पूछता है क्या यहाँ से कि हमको किससे पता चलता है कि हम भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाए या अंगीकृत किए, तो किससे मालूम चलता है, तो वह है भारतीय संविधान के प्रस्तावना से। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि प्रस्तावना होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो प्रस्तावना कहने का अर्थ है एक परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन। यानी कि जैसा कि आप कोई देश के संविधान के बने उस प्रस्तावना को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि वह देश कैसा है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, किसी देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, तो उसमें मालूम चलता है क्या कि उस देश की स्थिति क्या है, उसमें क्या उसकी अभिव्यक्ति क्या है, क्या गरिमा है, यानी कि ऑल ओवर उसका स्वरूप आप देख लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे प्रस्तावना क्या होता है। तो उद्देशिका क्या होता है, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान है वह संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यानी कि क्या हुआ कि उसमें कुल 12 बैठकें हुई थी, जिसमें क्या हुआ था कि संविधान का जो स्वरूप होगा वह किस तरीका का होगा, यानी कि संविधान किस तरीका से बनना चाहिए, उसको लेकर एक संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। और यह प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में किनके द्वारा और कब उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं क्या कि उद्देश्य तो पारित हो गया कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। अब देखा गया क्या कि इसको स्वीकार कब किया गया, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो यह था 22 जनवरी 1947 को। और यही जाकर जब उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देशिका को स्वीकार किया गया तो यही क्या हो गया, भारत का प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान का प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या कि भारत जो था, यानी कि भारतीय संविधान जो था, उस पर कुल 4 देशों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। यानी कि विश्व के कुल 4 देश ऐसे हुए जो भारतीय संविधान को काफी ज्यादा प्रभावित किए। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं और उनसे जो आने वाला तथ्य है एग्जाम में उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है क्या, अमेरिका। क्या दोस्तों, अमेरिका। तो अमेरिका क्या हुआ कि आपको पता होगा कि सबसे पहले विश्व का लिखित संविधान या अपने देश में संविधान को शामिल किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था। और उसने उसने ही सर्वप्रथम प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था। और उसी को देखते हुए भारत, यानी कि उसी का अनुसरण करते हुए भारत क्या किया कि अपने जो संविधान है यानी भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना को लाया। क्या दोस्तों लाया, प्रस्तावना को लाया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना का स्रोत किस देश से लिया गया है, तो आप आसानी से बताएंगे कहाँ पे, तो अमेरिका से। कहाँ से, तो अमेरिका से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया।
क्या दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या हुआ था कि प्रस्तावना में जो भाषा है ना वो लिया गया था। तो प्रस्तावना में भाषा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया। तो आप अगर ध्यान में रखेंगे कि जो विश्व का प्रथम जो लिखित संविधान था वो अमेरिका में लागू हुआ था, तो उसके लिए प्रस्तावना का अनुसरण कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा। और जो एक बच गया क्या? तो ऑस्ट्रेलिया बच गया। तो उससे आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं, सीधा सीधा, कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब देखते हैं क्या नेक्स्ट है आपका फ्रांस। तो फ्रांस, तो जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो 1789 से लेके 99 यानी कि 1789 से लेके 99 तक के बीच में फ्रांसीसी क्रांति चली। और उस क्रांति में हमें तीन तरीका से नारा देखने को मिला, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। क्या दोस्तों? किन किन तीन तरीका से? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यह नारा देखने को मिला। इसमें क्या कहा गया कि भारत उसी नारा को, यानी कि भारत उसी का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को लाया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, किस देश से स्रोत है? तो वह है फ्रांस का। कहाँ से दोस्तों? फ्रांस का। तो ये आप बात नोट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? रूस। क्या है? रूस। तो रूस में क्या हुआ था? रूसी क्रांति। क्या उसको क्या बोलते हैं? बोल्शेविक क्रांति। जैसा विश्व इतिहास का थोड़ा सा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917, ठीक है, 1917 में हुआ था, इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। तो इस क्रांति में हमको तीन प्रकार को नारा देखने को मिला। ठीक है, और वह कौन कौन से था? तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, और यह क्या था? तो न्याय था। यानी कि दोस्तों रूसी क्रांति जब हुआ उसमें तीन तरीका से न्याय देखने को मिला। वह कौन कौन सा था? तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है और इसी का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में तीन प्रकार के न्याय की चर्चा है। ठीक है, कौन कौन से है? तो वह है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में तीन प्रकार की न्याय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक किस देश से लिया गया है? तो वह किस देश से है? तो आप आसानी तरीके से बता पाएंगे, वह है रूस से। ठीक है, अब देखते हैं क्या तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की चर्चा। क्या दोस्तों? भारतीय संविधान में प्रस्तावना की चर्चा, यानी कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, ठीक है, और कौन कौन से शब्द का कितना बार यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है बंधुत्व, यानी कि बंधुत्व का चर्चा सिर्फ एक बार है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व की चर्चा कितनी बार है? तो एक बार। अब देखते हैं समानता। तो समानता कहने का अर्थ है कि लोगों के बीच में क्या भाईचारा। तो यह दो प्रकार का है, यानी कि इसकी चर्चा दो प्रकार से है। कौन कौन से? तो अवसर और प्रतिष्ठा। क्या? अवसर और प्रतिष्ठा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं न्याय। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि न्याय जो है कहाँ से आया था? तो रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति से। और यह कितने प्रकार का था? तो तीन प्रकार का था। कौन कौन सा था? तो सामाजिक था, राजनीतिक था, आर्थिक था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता। यानी कि स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वह पांच प्रकार से है। वह कौन कौन से है? तो देखते हैं। तो पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, ठीक है, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और पांचवा है उपासना। कौन कौन से? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा क्या कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का बंधुत्व, कितने प्रकार का समानता, कितने प्रकार का न्याय और कितने प्रकार का स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक प्रकार का बंधुत्व, समानता दो प्रकार का, न्याय तीन प्रकार का और स्वतंत्रता पांच प्रकार का। ठीक है, आप इसको याद करेंगे, ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि जो वर्तमान समय का जो भारतीय संविधान है उसके प्रस्तावना में क्या क्या की चर्चा है। ठीक है, यानी कि जो वर्तमान का जो संविधान है भारत का, उसमें कौन कौन से शब्द चर्चे हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं क्रम वाइज। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या कि पहला है हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न। तो पहला क्या है? संप्रभुत्व संपन्न। दूसरा क्या है? समाजवादी। ठीक है, तीसरा क्या है? पंथ निरपेक्ष। चौथा क्या है? लोकतंत्रमक। और पांचवा क्या है? गणराज। तो इसके बारे में हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या चीज? SSPLG।
क्या SSPLG यानी कि संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, यानी कि आपसे एग्जाम में इसका क्रम भी पूछता है कि यह क्रम कैसा है, सही है कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा बारी बारी से। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो अब देखते हैं क्या कि संप्रभुत्व संपन्न क्या होता है। संप्रभुत्व संपन्न क्या होता है, तो वैसा राष्ट्र या देश जो नीति निर्माण के लिए कोई दूसरे देश से सहायता, यानी कि कहने का अर्थ क्या है, जैसा कि हम हैं, कोई हमको काम करना है तो किसी दूसरे लोग से हम सहायता नहीं लेंगे, समझे दोस्तों, यानी कि खुद से करेंगे। तो वैसे व्यक्ति या वैसे देश को हम बोलेंगे क्या चीज, संप्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या चीज, समाजवादी। समाजवादी कहने का अर्थ है क्या, यह यूरोपीय भाषा में या यूरोपीय कंट्री में काफी चर्चित में रहा था। समाजवादी कहने का अर्थ क्या है कि लोगों के बीच में समानता, दोस्ती। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इसको धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वैसा राष्ट्र या वैसा वहां के सरकार जिसका कोई खुद का अपना धर्म न हो, यानी कि उसमें जो होगा, यानी कि कोई देश होगा जैसा कि भारत देश है, उसमें खुद का कोई अपना धर्म नहीं है, यहाँ पे सभी धर्मों के लिए समान व्यवहार किया जाता है, समान उपलब्धि मिलती है। ठीक है, तो वैसे देश को हम क्या बोलेंगे, पंथ निरपेक्ष देश या धर्मनिरपेक्ष देश। अब देखते हैं लोकतांत्रिक। क्या, लोकतांत्रिक कहने का अर्थ है लोगों का शासन, यानी कि जो अंतिम जो शक्ति होता है, यानी कि राजनीतिक दल का या देश का जो अंतिम शक्ति होता है वो जनता के पास होता है, जनता में निहित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक, यानी कि लोगों का शासन। ठीक है, अब देखते हैं क्या, गणराज्य। गणराज्य कहने का अर्थ है कि किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, यानी राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। किसी भी देश का मेन कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। तो उसका जो होता है निर्वाचित होना चाहिए, यानी कि वंशागुणित नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं राष्ट्रपति बन गया तो मेरा जो बेटा है वो राष्ट्रपति बनेगा, इस तरीका से नहीं, वह नवनिर्वाचित होगा, मतलब वह चुना जाएगा इलेक्शन के द्वारा। तो वैसे देश को हम क्या बोलेंगे, गणराज्य। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझे होंगे कि संप्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। तो अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं वाद। क्या दोस्तों, वाद, यानी कि संविधान के प्रस्तावना को लेकर भारत में काफी बार बहुत चर्चित वाद हुए। उस चर्चित वाद को हम देखते हैं। तो मुख्य रूप से हम दो चर्चित वाद को देखेंगे जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और इन्हीं से प्रश्न आते हैं। तो पहला क्या है, तो बेरुवारी वाद। क्या है दोस्तों, बेरुवारी वाद, जो कब इस घटना घटित थी, तो 1960 में। ठीक है, तो इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या, सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन आप नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है वह संसद का अंग नहीं है और उसमें मतलब कि वह संविधान का अंग नहीं है और इसमें संसद जो है संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तथ्य को याद रखेंगे कि कौन सा बात था जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है और संसद इसमें क्या संशोधन नहीं कर सकती है, तो वह कौन सा, तो बेरुवारीवाद। ठीक है, अब देखते हैं कब दूसरा क्या है, केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल। ठीक है, क्या हुआ था कि 1973 में एक घटना घटी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत का जो संविधान का प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है और इसमें संशोधन की जा सकती है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है तो वह संसद का मतलब कि यह संविधान का अंग है और उसमें संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। संशोधन क्या होता है कि संसद द्वारा भारतीय संविधान में नए प्रावधान को जोड़ा जाता है या हटाया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। ठीक है, यह एक चैप्टर है, वो आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या देखते हैं, तो इसी का अधिकार का प्रयोग करते हुए, यानी कि यहाँ तो कह दिया गया केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल में कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है, तो इसी का अधिकार प्रयोग करते हुए क्या किया गया कि 42वां संविधान संशोधन संविधान में किया गया और जो कब हुआ था 1976 में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया और जिसमें 3 नए शब्द को जोड़े गए हैं। ये काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको याद ही कर लेंगे। ठीक है,
कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया और जिसमें 3 नए शब्द को जोड़े गए। वह कौन कौन से थे? तो समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्षता और तीसरा अखंडता। क्या दोस्तों? अखंडता। समाजवाद कहने का अर्थ है लोगों के बीच में समान भावना, यानी कि दोस्ती यारी। ठीक है। पंथ निरपेक्षता, जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया, ये वैसा राष्ट्र जिसका कोई अपना खुद का यानी कि धर्म न हो। ठीक है। और तीसरा अखंडता, यानी कि भारत को कोई बांट नहीं सकता है, यानी कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। ठीक है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि किसने क्या कहा कि प्रस्तावना क्या है, अब इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, कि वैसे वैसे कौन से व्यक्ति थे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तावना के बारे में, वह अपना मत दिए। तो देखते हैं पहला क्या है। तो एन ए पालकी वाला, क्या एन ए पालकी वाला ने क्या कहा कि जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वह संविधान का परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र है। ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि किसने कहा कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वह क्या है? एक परिचय पत्र। तो एन ए पालकी वाला। अब दूसरा क्या है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है ना, वह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है दोस्तों? दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यानी कि लंबे समय तक भारत का शासन व्यवस्था किस तरीका से चलेगा, उनको यह प्रस्तावना के माध्यम से बताया। तो क्या कहा थे? तो क्या कहे थे? तो दीर्घकालिक सपनों का विचार। ठीक है। तो आप ये दोनों तथ्य को याद रखेंगे। अब तीसरा क्या है कि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है। पहला क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा संविधान की प्रस्तावना को? यह संविधान का पवित्र दस्तावेज है। क्या है दोस्तों? पवित्र दस्तावेज। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भीमराव अंबेडकर एक बार और कहे थे कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, वह क्या है? तो संविधान का उसको हम आत्मा कहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वह भारतीय संविधान का आत्मा है। ठीक है। लेकिन आपसे अगर जनरली प्रश्न पूछ लिया जाए, यानी कोई व्यक्ति से रिलेटेड नहीं पूछा जाए, जनरली पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा किसको कहते हैं, तो वह होती है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान का आत्मा या कुंजी किसको कहते हैं? तो प्रस्तावना को। लेकिन व्यक्ति संबंधित पूछ लिया जाए तो वह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारतीय संविधान का आत्मा कहा, और ऑप्शन में रहेगा अनुच्छेद रहेगा, प्रस्तावना रहेगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित अगर देता है तो आप ऑप्शन 32 टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं जितना भी यह पॉइंट बताया, आप लोगों को जितना जानकारी दी, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा और वह आपको आसानी तरीका से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।